हम फोटो सिस्टम्स पर बात कर रहे थे और हमने ये चर्चा की थी कि वास्तव में जो फोटो सिस्टम्स हैं वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होते हैं और वहाँ हमने कहा था दो तरह के जोन्स होते हैं, एक एप्रेस जोन और एक नॉन एप्रेस जोन होता है। देखिए, किसी भी थाइलाकॉइड में मान लीजिए ये एक थाइलाकॉइड की काट है, हमने एक लंबवत काट लिया एक थाइलाकॉइड का, तो मुझे वहाँ पर एक थाइलाकॉइड का सिंगल मेम्ब्रेन नजर आता है। वास्तव में एक थैले जैसी रचना है, गुब्बारे जैसी रचना है। ये इसकी बाउंड्री है जो एक सिंगल मेम्ब्रेन है और इस सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ एक गुहा है, कैविटी है, ठीक, जिसे हम ल्यूमन का नाम देते हैं। और हमने कहा कि जितना प्रकाश तंत्र है वो सारा प्रकाश तंत्र वास्तव में इन झिल्लियों में धंसा हुआ है, यानी वो यहाँ पर पाया जा रहा है इस तरह से, ठीक। अब मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ये एक और थाइलाकॉइड है, ये एक और थाइलाकॉइड है, तो पिगमेंट कहाँ धंसे होंगे? हमने कहा थाइलाकॉइड की झिल्ली के अंदर ये पिगमेंट्स धंसे होंगे, ठीक है। तीन थाइलाकॉइड है, तीनों का ल्यूमन दिख रहा है, तीनों की झिल्लियाँ दिख रही हैं और उनमें पिगमेंट मेम्ब्रेन में धंसे हुए। लेकिन कुछ पिगमेंट्स ऐसे भी हैं जो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी मैंने दो तरह के पिगमेंट ड्रॉ किए। ये क्षेत्र जो है ये एप्रेस्ड जोन है और ये नॉन एप्रेस्ड जोन है। आप बात समझिए, इस डायग्राम को देख लें। अगर ये चार थाइलाकॉइड लाइन से जमी है और एक ग्रेनम का निर्माण करती हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है, जितना ये वाला हिस्सा खुला हिस्सा है, यानी ये वाला खुला होने का मतलब है वो यहाँ नहीं है, इस क्षेत्र में नहीं है। एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड जहाँ खुद को अतिव्यापित करती है एक दूसरे के साथ, जहाँ जहाँ अतिव्यापन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, यानी ये हिस्सा, उस हिस्से को कहते हैं एप्रेस जोन। जो ओवरलैपिंग का पार्ट नहीं है, जो अतिव्यापन का क्षेत्र नहीं है, उस क्षेत्र को नॉन एप्रेस्ड पार्ट कहा जाता है। वास्तव में जो फोटो सिस्टम 1 है वो नॉन एप्रेस्ड एरिया में दिखाई दे रहा है, क्लियर। और जो फोटो सिस्टम 2 है वो हमें सिर्फ एप्रेस्ड एरिया में दिखाई दे रहा है। ये बात हुई ग्रेना थाइलाकॉइड की। लेकिन जो स्ट्रोमा थाइलाकॉइड है वो एकल थाइलाकॉइड है, सिंगल थाइलाकॉइड है। जब एक थाइलाकॉइड सिंगल है तो उसके चारों तरफ एप्रेस्ड एरिया तो होगा ही नहीं, चारों तरफ से खुली है। इसलिए हम ये कहते हैं कि PS1 और 2 ग्रेना थाइलाकॉइड में तो दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रोमा थाइलाकॉइड होता है उसमें एप्रेस्ड एरिया पाया ही नहीं जाता, क्योंकि वो चारों तरफ से एक्सपोज्ड है, तो चारों साइड ही चारों तरफ से वो आउटर ही होगा, इसलिए वहां पर सिर्फ PS1 पाया जाएगा। ग्रेना थाइलाकॉइड में एप्रेस्ड जोन और नॉन एप्रेस्ड जोन दोनों मिलते हैं, इसलिए दोनों तरह के प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं। लेकिन स्ट्रोमा थाइलाकॉइड क्योंकि सिंगल है, इसलिए वहाँ पर सारा नॉन एप्रेस्ड एरिया है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ PS1 ही पाया जाता है। यह हमें याद रखना चाहिए। इन दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतरों पर हम बात करते हैं।
हम बात करें PS1 और PS2 को लेकर, ये प्रमुख सवालों में से हैं 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चंस में, जहां PS1 और 2 के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। देखिए, हमने लिखा कि ये दोनों तरह की थाइलाकॉइड में पाई जाएंगी, क्योंकि नॉन एप्रेस्ड एरिया दोनों थाइलाकॉइड में होता है, लेकिन ये सिर्फ ग्रेना थाइलाकॉइड में पाया जाता है। ये सिर्फ ग्रेना थाइलाकॉइड में ही पाई जाएंगे। दूसरी बात, ये दोनों तरह के जो पिगमेंट सिस्टम्स हैं, इनकी लोकेशन हमने देख ली कि ये एप्रेस्ड एरिया में नहीं होते, सिर्फ नॉन एप्रेस्ड में, और ये सिर्फ एप्रेस्ड एरिया में है। वास्तव में पिगमेंट सिस्टम्स जो होते हैं वो पिगमेंट्स का एक समूह है, एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है। इस ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को हम ये कह लें कि यहाँ पर, जैसी हमने ऑलरेडी बात की है लास्ट टाइम्स पर, कि पिगमेंट जो भी होगा वो 3 काम करना चाहिए उस पिगमेंट को। एक, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, दूसरा उस लाइट एनर्जी को स्टोर करना, और तीसरा उस एनर्जी से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन लिबरेट करना। 3 काम उस प्रकाश संश्लेषी वर्णक को करना चाहिए। लाइट एब्जॉर्ब करना, इसके अलावा उस लाइट एनर्जी को स्टोर करना, और तीसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करना एक्साइटमेंट के बाद। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एबिलिटी रखता हो उसे कहते हैं रिएक्शन सेंटर, और हमने कहा वो काम सिर्फ क्लोरोफिल ए करेगा। प्रकाश तंत्र प्रथम में P700 क्लोरोफिल ए का वो मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन सेंटर का कार्य करेगा, जबकि यहाँ पर P680 नाम का मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर का कार्य करता है। ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए इनके लिए। इसके अलावा इनमें जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक्साइटमेंट के बाद, तो वो इलेक्ट्रॉन एक प्रणाली में जाता है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वास्तव में डोनर और एक्सेप्टर्स के कैरियर्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लेने और देने वाले के बीच में कुछ वाहक होते हैं। उन वाहकों में प्रमुख होता है साइटोक्रोम, और यहाँ साइटोक्रोम का प्रमुख भाग है, जो प्रकार है वो है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स दोनों में पाया जाता है। अगला चीज, जब क्लोरोफिल एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स और एक्सेप्टर्स के कैरियर्स की चेन के थ्रू निकलता है। पर जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकला, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किसने किया? वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला कहलाता है प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पहली बार निकालेगा और उस इलेक्ट्रॉन को पहली बार ग्रहण करेगा, उसे प्राइमरी एक्सेप्टर कहा जाता है। वास्तव में पहले केस में आयरन सल्फर का एक अणु प्राइमरी एक्सेप्टर का काम करता है। ठीक, प्राइमरी एक्सेप्टर के इस अणु को FRS कहा जाता है, जो वास्तव में एक आयरन सल्फर है। इसे फेरेडॉक्सिंग, रिड्यूसिंग,
सब्सटेंस कहा जाता है। फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरेडॉक्सिन पर हम आगे बात करेंगे। तो ये फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस FES यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य करेगा। वहाँ पर ये काम थियोफाइटिन नाम का एक अणु करेगा। हमने पढ़ा है कि क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम एक सेंट्रल मॉलिक्यूल है। अगर क्लोरोफिल की संरचना में से मैग्नीशियम को निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर 2 हाइड्रोजन के एटम आ जाएं, तो बनने वाली संरचना थियोफाइटिन कहलाती है। क्लोरोफिल है विदाउट मैग्नीशियम, ठीक, एंड द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय 2 हाइड्रोजन एटम्स इज सेड टू बी थियोफाइटिन। इसकी डिटेल्स को हम आगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू।